फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। 72nd बीपीएससी तो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो उसके बाद क्या आप मेंस में जुटे हैं, नहीं जुटे हैं। यूपीएससी का मेंस है, अगले साल 27 में भी लोग तैयारी कर रहे होंगे। यूपीपीएससी 6 दिसंबर को है। 73rd के लिए जो लोग इस बार जिनका एज नहीं हो रहा होगा, ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा, वो लगे होंगे। तो बताइए आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और दो कारण था। पहला कारण ये रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कहते रहे हैं कि सामने से आकर सर थोड़ा बात किया जाए, और वही एक प्रयास है कि थोड़ा इंटरेक्शन को हम लोग और मजबूत करें। जो स्टूडेंट और मेंटर के बीच का रिलेशनशिप है उसको हम लोग थोड़ा उस गांठ को और मजबूत करें। और मेरा प्लान है कि हम लोग मिलें, सामने से भी मिलें, ताकि जो इंटरेक्शन है हमारा वो और मजबूत हो सके। तो मैं अपने बारे में एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव जो दुनिया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, कहाँ गलतियां हुई, क्या हुई, और आपके लिए भी जो मेरे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए कुछ लेसन्स हैं यहाँ। सो अगर मैं बात करूं तो मेरी स्कूलिंग हुई है जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, जो एनी बेसेंट जी ने इसकी फाउंडर रही हैं, और यह बीएचयू का स्कूल है, बीएचयू के अंतर्गत आता है। मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू के फाउंडर हैं, आप जानते हैं। तो 12th क्लास पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आया और रामजस कॉलेज में दाखिला लिया, राजनीति विज्ञान ऑनर्स में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और 3 साल ग्रेजुएशन के बाद आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी कॉलेज टॉपर हियर। सो 3 साल ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एंट्रेंस दिया। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप में से बहुत सारे लोगों को कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में अगर आपको हॉस्टल मिलता है, तो मुझे अदर यूनिवर्सिटीज का नहीं पता, बट डीयू और जेएनयू का जो हॉस्टल है वो बहुत अच्छा है। तो आप इसकी हॉस्टल को जरूर लीजिए। मैंने एंट्रेंस इसलिए दिया चूंकि आप जो लोग डीयू से होंगे उनको पता है कि चूंकि मैं कॉलेज टॉपर था तो मुझे इजीली एडमिशन मिल जाता, बट बात एडमिशन की नहीं थी, बात थी हॉस्टल लेने की। तो एंट्रेंस दीजिएगा, उसमें आपका रैंक 1 अगर आ गया तो ऑफ कोर्स कुछ और भी रैंक्स आते हैं तो मिल जाते हैं, बट रैंक 1 आ जाता है तो आपका फिक्स एक हॉस्टल मिलना ही है। और मैं डीयू के इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस में 2 साल तक रहा था, और वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से किया। तो ये ब्रीफ में मेरी एकेडमिक जर्नी रही है। अगर मैं माइलस्टोन्स की बात करूं, मैं पर्सनली इसे माइलस्टोन मानता नहीं। देखिए, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं या जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स जो है वो मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली जो मैं देख पाता हूं वो गांव से हैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या शहरी क्षेत्र से हैं तो अपर कह सकते हैं, बट नॉर्मली दे आर द मिडिल क्लास वंस, राइट। सो वहां से आकर जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, वहां से अगर हम आज यहां पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स हैं। अन्यथा मुझे पर्सनली लगता है कि ठीक है, सोचा बहुत कुछ था, बट स्टिल मैंने यहां वो एक वर्ड यूज किया है, एक फ्रेज कहेंगे आप, मल्टीपल सेटबैक्स। इसलिए यूज किया है कि अगर मैं ये गिनाने लगूं कि मैं कहां कहां असफल हुआ तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और वो अंडरस्टूड भी है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो मैंने 11 इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें यूपीएससी भवन में 3 इंटरव्यू दिया है, इंक्लूडिंग 1 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंटरव्यू, जिसे आप आईएएस कहते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी, बीपीएससी तथा एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टोटल 11 इंटरव्यू फेस करने का अनुभव है, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का मैंने इंटरव्यू दिया था, और ये इंटरव्यू कोविड के दौरान हुआ। मैं बताऊं कि 27 मार्च 2020 को मेरा इंटरव्यू था, और देश में 24 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। बट यूपीएससी को 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने हमें नोटिस दे दिया था कि इंटरव्यूज जो है, जो 10 दिन के बचे हुए हैं, उसको हम लोग पोस्टपोन करते हैं और वो बाद में होगा। और बाद में फाइनली जुलाई में उस इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया।
तो आई wrote 2 mains of UPSC and 1 interview, civil services examination I'm talking about. So I could not clear that. I missed the final cutoff by 13 marks. यूपीएससी कंडक्ट करती है सीएपीएफ की एग्जामिनेशन, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट में बना। 2018 का एग्जामिनेशन था, 2 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 158 मिला और मुझे सर्विस एलोकेट हुई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी ईपीएफओ में अकाउंट्स ऑब्लिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट आती है, आप जानते हैं। तो उसमें मुझे 258 रैंक प्राप्त हुआ। बाद में एक कैंडिडेट को हालांकि उन्होंने हटा दिया था, तो 257 रैंक कर दिया था, बट दैट हार्डली मैटर्स हियर। नाउ बीपीएससी में 69th बीपीएससी में रैंक 80 आया और 2 बार जो है बीपीएससी को मैंने क्वालिफाई किया। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट 2018, जिसका इंटरव्यू हुआ 2020 में, तो इसमें टोटल आई स्कोर्ड 875 मार्क्स एंड द कट ऑफ वाज 879, सो आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। इंटरव्यू में 74 मार्क्स मिले। और मैं इंटरव्यू का एक वाक्य शेयर करूं तो बोर्ड के चेयरमैन सर जो थे, उन्होंने एक बात कही कि बेटा योर इंग्लिश इज वेरी गुड, ही वाज इम्प्रेस्ड विद दैट, बट उनका ये कंप्लेंट था कि आप हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी, बट सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया था कि वहां आप बोल ही नहीं सकते थे। तो मैंने सर को यह बात बोला कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी बोलना आता नहीं है, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं, तो हिंदी पर पकड़ है मेरी। बस यहां परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग जिस विषय वस्तु पे बात कर रहे हैं वह पॉलिटिकल साइंस है और इस सब्जेक्ट को मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहे थे थॉमस हॉब्स के बारे में कि उनका फेमस लाइन क्या था, मोस्ट फेमस लाइन क्या था। मोस्ट फेमस लाइन मैंने बताया उनको कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट। अब नास्टी पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट, उतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप कैसे बोर्ड को बता पाएंगे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। और एक मैडम उसमें बैठी थी, वो तो बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रही थी कि नहीं, मुझे आप हिंदी में ही बताओ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि शायद मार्क्स मुझे नहीं मिलने जा रहा है। मैं बोर्ड से बाहर निकला तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं एक दोस्त के रूम पे ठहरा था कि मार्क्स नहीं मिलने वाला है मुझे इंटरव्यू में। वैसे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट बार बार मुझे बोला जा रहा था कि यू डोंट स्पीक हिंदी। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बट मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि देखिए, बोर्ड के समक्ष आपके सामने जो भी सिचुएशंस आएंगी, चाहे बोर्ड हो चाहे मेंस आपका कैसा जाता है, प्रीलिम्स में तो खैर आइडिया लग जाता है, आप नहीं बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां बहुत सारे अनकंट्रोलेबल्स हैं, वो आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है। आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा, राइट। उसके बाद ये आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एक पोस्ट होता है। ये मेरा पहला सिलेक्शन था। ये एग्जामिनेशन का जो है जस्ट आई वाज ग्रेजुएट इन 2014, तो उस समय मैंने दिया था 15 में और इसका रिजल्ट आया और इसमें मेरा फाइनल, इसमें कोई रैंक नहीं आती है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और इसमें भी कोई रैंक वैसे नहीं देते हैं, बट आपके मार्क्स दे देते हैं तो पता चल जाता है। सो नेट जेआरएफ मैंने 2 बार दिया और ड्यूरिंग मास्टर्स ही दिया, तो विथ डिस्टिंक्शन क्वालिफाई हुआ। एक बार सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आया और एक बार 10th हाईएस्ट मार्क्स आया ऑल इंडिया इन पॉलिटिकल साइंस, राइट। सो ये मेरा एक ब्रीफ जर्नी था। नाउ आपके लिए अगर मैं लेसन्स की बात करूं तो यार मुझे जो समझ में आता है कि हार्डवर्क कहें या हार्डवर्क में ऑफ कोर्स स्मार्ट वर्क इंक्लूडेड है, क्योंकि सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इनएविटेबल है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। दूसरा है कि लक फैक्टर हैज अ ह्यूज रोल है, इसका है, और ये अनकंट्रोलेबल है। मैंने कहा ना, आपकी कॉपी किसके हाथ में जाएगी, यू कांट डिसाइड दैट। उस दिन उस व्यक्ति की मनोदशा क्या है आप नहीं जानते हैं। आप जिस दिन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं
हो सकता है उसके 10 दिन पहले आप बीमार पड़ गए हो, यू कांट डिसाइड दैट, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो मेरा मानना है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सीरीज के लोग ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर मीडियम से लोग ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि उस समय कोई पर्टिकुलर टीचर जो है वो लीनियंट मार्किंग करते हैं, और यूपीएससी में भी होता है, आप देखते हैं ऑप्शनल्स में खासकर होता है। एक और चीज है जो मैं देखा था अपने साथ कि मैं बहुत मटेरियल्स खरीदता था, मुझे लगता था कि मार्केट गए जो भी अच्छी दिखा, रंगीन दिखा, कलरफुल दिखा, या मतलब थोड़ा मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत रही थी पूरी जर्नी के दौरान कि जितनी मोटी किताबें हैं मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी और मैं उसको पिक करता था। बट धीरे धीरे चीजें रियलाइज हुई कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत मोटी किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताबें होंगी, उसमें सारा एक ही बार में कवर हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे जितनी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसको बहुत ही सिंपल रखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली हाल है। एक चीज एग्जीक्यूशन, देखिए हम प्लान बहुत करते हैं, प्लान करते हैं कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा इस जर्नी में। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज मैं ये काम कर लेता हूं, कल मैं पढ़ाई कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। कल कोई और काम आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे आज ये कर लेता हूं, कल बस शाम से पढ़ने वाला हूं। नहीं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अभी करना है और करना है। प्राथमिकता आपको तय करनी होगी कि आप जिस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं कट थ्रोट कंपटीशन है, लक फैक्टर ऊपर से है, आप बहुत सारी चीजों को डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये जरूरी है कि आप जितना ज्यादा हो सकता है जो आपके हैंड में है, जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको कंट्रोल करें। बैलेंसिंग द 3 स्टेजेस, देखिए प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा जाता है। मैं कहूंगा बहुत सारे, जैसे मेरे साथ भी ये गलती हुई कि कई बार हम प्रीलिम्स को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, घर परिवार से भी प्रेशर होता है कि क्यों, अगर जैसे आप प्रीलिम्स में गए और पहला प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन में आप पे दबाव बढ़ जाएगा, परिवार से भी दबाव बढ़ जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही तुमसे नहीं हो रहा है। वो नहीं समझते हैं कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में आप कमजोर हैं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी के पास फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम हो, किसी के पास जानकारी बहुत कम हो। देखिए प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं कि जानकारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद आपका कॉमन सेंस है। दो चीज अगर आपके पास है तो आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। मेंस में आपके पास आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो ये इनएविटेबल है। मेरे साथ एक दिक्कत रहा और शुरू से अंत तक दिक्कत रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मुझे दूर कर लेनी चाहिए थी जो आपको मैं कहूंगा। मेरी आंसर राइटिंग की स्पीड, इनफैक्ट मैं जितने लोगों को जानता हूं उन सब में बहुत स्लो है। अगर चीजें पता है और उसके बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपका टाइम ओवर हो जा रहा है, तो इस पे काम करने की जरूरत थी और इसको करनी चाहिए थी। अब क्यों नहीं हुआ, टाइम को प्रायोरिटाइज, आपने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने और मेहनत करने की कोशिश नहीं की, प्रैक्टिस नहीं किया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डायरेक्टली पेपर में जाकर ही अटेम्प्ट करते हैं, और उनमें से मैं भी एक रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी में, जैसे मैं बताऊं तो मैंने 2 मेंस दिए, एक दिन में 2 पेपर लिखना होता है। रोज आप देखेंगे कि जीएस 1 2 एक दिन लिख रहे हैं, जीएस 3 और 4 एक दिन लिख रहे हैं। मैं कभी भी 3 मतलब 2 पेपर एक साथ दिया ही नहीं, कभी भी। क्या ये गलती नहीं है? जानते हम सभी हैं, पर आप कितना एग्जीक्यूट कर ले जाते हैं यह बहुत मायने रखता है। आप में से भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कभी तुमने उस यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर दिया है जिस पैटर्न पे कि आज यूपीएससी ने एसए लिया, कल जीएस 1 2, परसों जीएस 3 4, तो आंसर आता है नहीं, अभी तक तो हमने नहीं किया। सोचिए आप डायरेक्टली, अगर 1600 मीटर का रेस है, आपको भागना है, आप कैसे कर पाएंगे? संभव है क्या कि आप उस दिन डायरेक्ट 1600 मीटर, आप कभी 1600 मीटर ही नहीं दौड़े, आप कैसे? जैसे यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट के लिए दौड़ था और घिटोरनी में ही एसएसबी का कैंप है और वहां पे मुझे दौड़ने जाना था, 2019 फरवरी की बात है। मैं उसके मेरे लिए 800 मीटर का ही दौड़ था, एक 100 मीटर का था और एक लॉन्ग जंप था और एक गोला फेंकना होता है, शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं।
तो मैं 800 मीटर ही कभी नहीं दौड़ा था उस तरीके से। बचपन में दौड़ा होगा, उसके बाद नहीं दौड़ा था, तो वही मेरे लिए टफ था। मैं एक दिन मुझे लगता था कि शायद मैं दौड़ जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में भी आया कि एक दो बार ट्राई तो कर ले, नहीं हो रहा था। और खासकर जब आपको सबसे पहले वो 100 मीटर दौड़ाएंगे और 100 मीटर के बाद तुरंत 800 मीटर और तुरंत बोलेंगे कि आप जंप करो, तुरंत तुरंत 5-10 मिनट के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एक कैंडिडेट का विद इन 10 मिनट्स, जो लोग गए होंगे उनको आइडिया होगा, विद इन 10 मिनट्स वो सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तो वैसे लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलता है, बाकी तो आपको एक बार में ही करना होता है। तो मेरा कहना यह है कि आप अपनी स्टेमिना को बिल्ड करो, ये करना ही पड़ेगा। अगर जैसे जब प्रीलिम्स हमारा नहीं क्लियर होता है ना, तो हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि सबसे पहले हम प्रीलिम्स क्लियर कर लें, जब वो क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम आगे चीजों को करेंगे। तो हम लोग बहुत सारी चीजों पे चले गए, बट मेरा ये कहना था एग्जीक्यूट करो चीजों को। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे चीजों को तो वो बस प्लानिंग ही रह जाएगा और छूट जाएंगी चीजें। सॉरी, हम लोग बैलेंसिंग द 3 स्टेज पे थे। ओके, उसके बाद है नेवर पुट योर सर्विस एट स्टेक अनलेस यू हैव अ बेटर वन। मैंने अपनी व्यक्तिगत लाइफ से इसको लिखा है। यार देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी और खासकर जब आप अधिकारी की नौकरी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। समाज में आपका एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। अब ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट, वो डिबेटेबल है, बट इसको हम और आप तुरंत नहीं चेंज कर सकते हैं। जो रियलिटी है आज की, मैं उस पर बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स वी कैन चेंज दैट, वो परसेप्शन तो है ही, बट एक सोसाइटी में जो सोशल रिकॉग्निशन है और जो एक सिक्योरिटी देता है आपको लाइफ टाइम तक, मैं कहूं तो एग्जेजरेशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 60 इयर्स तो आपका रिटायरमेंट एज है और उसके बाद जो आपका एनपीएस में है उसके तहत आप जुड़ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक सेफ्टी का काम करता है। तो मैंने इस बात को इसलिए लिखा क्योंकि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कि जब आप एक नौकरी आपके पास आई और आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी परिवार में किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, इनफैक्ट आपके दूर दूर तक आपके आसपास किसी की जब रिश्तेदारी में या आपके आस पड़ोस में किसी की ऑफिसर की नौकरी नहीं लगी है, और वैसी सिचुएशन में आप अपनी जो सर्विस है उसको स्टेक पे लगाते हैं, तो बहुत सारे सजेशंस आते हैं और वैसी सिचुएशन में बड़ी मनोदशा खराब हो जाती है। देखो, आज मैं जब पीछे लौट कर देखता हूं तो मैं चीज़ों को हैंडल कर लेता हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि परेशान हो जाए, आपको टॉन्ट सुनने को मिलेगा, बहुत सारे लोग आप पे ताना देंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी कि एक दूसरी नौकरी मिली नहीं और उसके पहले जो पहली हाथ में नौकरी थी, कॉन्फिडेंस में, अब बहुत सारे लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, मैंने छोड़ दिया। अब क्या वजह है छोड़ दिया, मेरे जो है व्यक्तिगत रीजंस रहे हैं, पर्सनल रीजंस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता रहा है कि शायद मैं और अच्छा कर जाऊंगा और मुझे शायद टाइम मिलेगा तो और अच्छा कर जाऊंगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने रियलाइज किया, और उसके बाद इन सभी चीजों का अगर आज मैं कंक्लूजन बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके हाथ में एक जॉब है, तो चाहे वो जॉब या सर्विस कुछ भी हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब तक अगर आपको जो है सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है, तो आपके पास एक बेटर सर्विस जब तक हाथ में नहीं आ जाती है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की, आप उसको तब तक मत छोड़िए। बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जैसे मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, कई बार ऐसी सिचुएशंस बनी कि आपको बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, हर समय आपको लोग ताना देंगे, और वैसी सिचुएशंस में कहना बहुत आसान है कि आप कूल रहिए, काम रहिए, किसी को कुछ बोलिए मत। कॉन्टिन्यूअसली अगर आप वहां से उठकर जाने का भी प्रयास करेंगे ना, तब भी ताना मिलेगा कि अच्छी बात बताओ, तो बुरा लग जाता है। तो ये चीजें हैं, मैं सिर्फ उस रीजन से नहीं कह रहा हूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग आप में से काम कर रहे होंगे, उनको ये चीज पता होगी कि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी जो सिक्योरिटी फैक्टर है वो नहीं रहेगी, हर समय आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब आपके साथ है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं ये चीज कि मेरी ये जॉब है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं हाउसवाइफ हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, तो उनके लिए मैंने ये बात बताई। नाउ, पेन ऑफ वर्किंग हार्ड इज टेम्पररी बट द पेन ऑफ रिग्रेट इज परमानेंट। देखिए, आज जो आपका
जो आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत सारे जो समाज में एंगेजमेंट्स, जैसे मान लीजिए सोसाइटल गैदरिंग्स हैं, आप उसमें नहीं जा पा रहे होंगे, ये दर्द होता है, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे होंगे, पार्टी नहीं कर रहे होंगे, बट ये पेन आपको हमेशा नहीं रहेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, ये टेम्पररी है। बट जो रिग्रेट का रह जाएगा ना कि काश मैं ऐसा किया होता, मुझे भी बहुत सारे रिग्रेट रह गए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना चाहिए था, स्टेमिना बिल्ड करना चाहिए था, कम से कम पेपर तो देना चाहिए था ना, जिस पैटर्न पे एग्जामिनेशन लेता है वो देना चाहिए था। और जैसे जैसे अगर आप फ्रेशर हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जितना जल्दी आप जाग जाइए आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ती जाएंगी, आपके पास लाइफ में बहुत सारे काम आपके पास आ जाएंगे, आपको जॉब करना होगा, उसके साथ एक उम्र के बाद, अब 50 की उम्र में आप जाकर शादी थोड़े करेंगे, तो आपको बहुत सारी जो है, आपके माता पिता बूढ़े होंगे, आपको उनको भी देखना है, बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप कम कम उम्र के होते हैं, जब आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस समय आप, अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, तो मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे आप डीमोटिवेट होते जाएंगे, आपको लगेगा शायद ये टफ है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी वहां काम करना शुरू कर देगा, आपको लगने लगेगा कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, आपको डर लगने लगेगा। जब आप जैसे जैसे जब फिर से उसी चीज से सामना करना होगा, तो आपके मन में पिछला वाला डर सताएगा कि शायद फिर से इस तरीके का मेरे साथ हो ना जाए। तो ये है, मैं कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी बातों, एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं बताता हूं कि आप बहुत ज्यादा, अगर मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि अगर आपके पास 1000 पेज से ज्यादा का मटेरियल हो गया है आपके पास, तो फिर आपका सिलेक्शन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। अब उससे ऊपर जितना आप जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। देखो, 1000 पेज का मतलब ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, 10% आप 15% इधर उधर कर सकते हैं। नाउ, परफेक्शन आइडियलिज्म ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टेज इज सुसाइडल। देखो यार, मुझे भी लगता था किसी टॉपिक को ना इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें तो हर एक डायमेंशन को लिख देंगे, या हर एक कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो उसको लिख लेंगे। एक बार मुझे याद है, मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं फंडामेंटल राइट्स का नोट्स बनाया। आपको हंसी आएगी और कई लोगों को यकीन नहीं होगा, वो नोट्स था 92 पेजेस का, जस्ट 1 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। मुझे भी यकीन नहीं होता है कि 92 पेजेस का नोट्स कैसे हो सकता है, इतना तो किसी एक किताब में, इवन लक्ष्मीकांत में भी एक चैप्टर में नहीं दिया होगा। मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा और उसके बाद एक नोट्स तैयार किया, बहुत सारी केस स्टडीज को लिख दी उसमें, जितनी जजमेंट्स हैं फंडामेंट, मुझे लगता था कि इतने अच्छे तरीके से मैं लिख कर आऊंगा कि जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा। देखो, वो जरूरत नहीं है। अगर आपका काम 250 वर्ड, 150 वर्ड का है, 400 वर्ड जैसे आप बीपीएससी में लिखेंगे 500 का है, तो जरूरत नहीं है उतना ज्यादा लिखने का। आप टाइम को देखो, इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि बैलेंसिंग द 3 स्टेजेस। 3 स्टेज हैं और उन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना है कि किसी एक टॉपिक को या किसी एक सब्जेक्ट को मैं इतना अच्छा कर लूंगा, एक चीज में नहीं, इसमें टोटल आपको बैलेंस करना है। और जो स्टूडेंट बैलेंस करना जान जाएगा कि मुझे आंसर राइटिंग कितना करना है, मुझे प्रीलिम्स पर कितना पढ़ना है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, और कट ऑफ से सेफ मार्जिन के साथ क्लियर हो। एक और चीज चूंकि ध्यान आ गया, सेफ मार्जिन। देखिए, बहुत सारे लोग प्रीलिम्स उतना ही तैयार करते हैं कि वो कट ऑफ पे ही रह जाते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बाउंड्री लाइन पर आ गए हैं प्रीलिम्स में, तो फिर आप समझ जाइए कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं निकल जाता है, आप ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे और आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि इतनी सॉलिड तरीके से मैं अपना प्रीलिम्स तैयार करूं, क्यों नहीं कर सकते हैं? फैक्ट्स ही तो है, प्रीलिम्स में है क्या? फैक्ट्स है और कॉमन सेंस लगाकर एलिमिनेट कर देना है। देखो, अब ये आप कह सकते हो कि आप इस स्टेज पे हो तो कह सकते हो, मुझे भी इनिशियली समझ नहीं आता था, मैं भी सारी किताबें लेकर के पढ़ रहा था। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मटेरियल है और उसी पे स्टिक होना पड़ेगा। वो मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं, इस चीज का ख्याल रखना होगा। नाउ, लास्ट पॉइंट है, तीनों ही स्टेजेस के लिए है कि एलिमिनेट प्रीलिम्स। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स एलिमिनेशन का स्टेज है, तो आपको यह चीज सीखना पड़ेगा। यहां बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई फायदा नहीं होने वाला है।
दूसरा है राइट मेंस, ग्रामर की तरफ मत जाइए। मेंस में आपको लिखने की जरूरत है, लिखने से आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको कहूं आज की मनरेगा पे, अब तो चलिए वीवीजी रामजी स्कीम हो गया है, उस पे कुछ लिखना है तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कहूं कि सिर्फ 150 शब्दों में या 125 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। अब वहां आपका कौन सी बात मैं लिखूं और कौन सी नहीं लिखूं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। स्ट्रक्चरिंग मैं कैसा करूं, आंसर राइटिंग में मैं अपना फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, इन सब चीजों को जितना आप इनोवेटिव तरीके से चीजों को ले सकते हैं वो लेना चाहिए। नाउ कम्युनिकेट इंटरव्यू। देखो यार, लास्ट स्टेज इंटरव्यू है और इंटरव्यू सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है मैं मानता हूं। और इंटरव्यू में मैंने अधिकतर बोर्ड्स में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मतलब अचीव किया है। और इसके पीछे मैं बताऊंगा भी आगे, इसके पीछे अगली वीडियोस में, इसके पीछे का जो आज मैं 11 इंटरव्यू, जैसे मैंने यहां लिखा है कि 11 इंटरव्यू देने के बाद अगर आज मुझसे आप पूछेंगे इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं इतना कहूंगा, आप बातचीत करके आ जाइए। बिल्कुल सहज बातचीत करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रेस कौन सा पहनना है, जब रूम में घुसना है तो किनको पहले विश करना है, लेडी मेंबर को करना है या जो चेयरमैन है उनको करना है। सारी चीजों को देखिए, छोटी छोटी नुआंसेस पे तो खैर जब हम इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट की बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू का वो है कि आप मेरे से बात करने आते हैं, मैं आपके लिए अननोन हूं, तो क्या आप मेरे से एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं या नहीं? क्या जो आप बोलना चाह रहे हैं मैं भी वही समझ रहा हूं? क्या आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव है या नहीं है? आप समाज को लेकर क्या सोचते हैं, कितने अवेयर हैं अपने आसपास की चीजों को लेकर? यही इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है। ऐसा कई दफा हुआ है, मैं पहले भी सुना था बहुत सारे लोगों से कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में आप नो बोल देंगे तो होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में नो बोले हैं और उसके बावजूद भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। देखिए, ये भी एक ऑनेस्टी है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप ये चीज नहीं आती है। आप जो कहते हैं ना कि यू कांट नो एवरीथिंग अंडर द सन, हर चीज नहीं हो सकते हैं और आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती है कि आप गूगल बन जाइए। एक सिविल सर्विसेज में अगर मैं एक पैराग्राफ में या एक लाइन में बोलूं कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो यही रिक्वायरमेंट है कि एक कैंडिडेट जो अपनी जो भारत है इसके इतिहास को, भूगोल को, इसकी अर्थव्यवस्था को, इसकी राज व्यवस्था को समझता हो, उसे बहुत कम शब्दों में चीजों को लिखना आता हो। ये इसका पर्पस क्या है बहुत कम शब्दों में लिखने का? तो जो मेरा अनुभव रहा है काम करने का, कि आपके पास फाइलें बहुत आएंगी और उन फाइलों में बहुत रोज आपके पास जो है 100 लेटर 200 लेटर्स आएंगे। वैसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वर्ड को मुझे पढ़ लेना है और वहीं से तुरंत आगे बढ़ जाना है? तो ये चीज जब आप प्रिपरेशन जर्नी में आप सीखेंगे कि बहुत सारी किताबें हैं और उसमें से आप चीजों को कैसे फिल्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने सोचा था काफी शॉर्ट में बात करूंगा, बट थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, मैं माफी चाहता हूं। आगे हम लोग जो आपकी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। 72nd बीपीएससी के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी 100 से ज़्यादा टॉपिक्स कर चुके हैं। मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स का हम लोग सिलेबस खत्म कर चुके हैं, बट हम देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। चूंकि डेट बढ़ गया है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और क्या किया जा सकता है। 73rd के लिए ऑलरेडी हम लोग जो है उस पर शुरुआत कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए किसी को भी कोई दिक्कत है आप हमें बताइए। पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कंसिस्टेंटली पेपर 5 एंड पेपर 6 में नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं पर्सनली पेपर 5 और 6 का क्लास लेने वाला हूं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो धन्यवाद।